Hey, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye, and this video is about the second lecture from our Modern Indian History series on topic that is Advent of Europeans, in which we will discuss the Dutch. सो डच स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको एक आइडिया दे दूं कि देखिए जिस तरह से पोर्तुगीज ये हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया। जिन लोगों ने पोर्तुगीज वाला वीडियो नहीं देख लिया वो देखा है वो पहले उसे देख ले, ये मेरा सजेशन होगा। जिन्होंने इंट्रोडक्टरी वाला लेक्चर नहीं देखा वो इंट्रोडक्टरी वाला देखे, वहां से स्टार्ट करे अपना प्रिपरेशन। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिस तरह से पोर्तुगीज को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं उस तरह से हमको डच को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो डच लोग थे उनका बहुत ज़्यादा बड़ा सेटलमेंट इंडिया में नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो इंडिया में नहीं रहे। उनका मेन टारगेट इंडिया वैसे था भी नहीं, उनका मेन टारगेट स्पाइस आइलैंड्स थे, जो हम मसाले कहते हैं। उनके जो आइलैंड्स थे वो मेनली इंडोनेशियन आइलैंड्स पे उनको अपना सेटलमेंट दिखाना था। वो ट्रेड करना चाहते थे ज़्यादातर स्पाइसेस का। यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं था, इसलिए इसको हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपके साथ डच इस टॉपिक के जितनी चीज़ें अभी डिस्कस करूंगा उतना ही आप पढ़ेंगे तो भी काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें पढ़नी होगी जितनी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक है जो कि है डच। हमने पोर्तुगीज को स्टडी किया, अब हम डच को स्टडी करेंगे। देखिए डच जो थे ये मेनली नेदरलैंड या हॉलैंड के लोग होते हैं। जिस तरह से पोर्चुगीज जो थे ये पोर्तुगल के लोग थे, तो डच लोग ये नेदरलैंड या हॉलैंड जो कंट्री है वहाँ के लोग हैं, और ये यूरोपियन एक कंट्री है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है कॉर्नेलिस डे हॉटमैन। कॉर्नेलिस डे हॉटमैन जो थे ये एक डच एक्सप्लोरर थे, जिस तरह से वास्को द गामा एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हुआ करते थे। ये जो कॉर्नेलिस डे हॉटमैन थे उनका ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने एक नया सी रूट ढूंढ के निकाला था फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जो कि यूरोप से इंडोनेशिया जाता था। अब इनका मेन टारगेट रहा है स्पाइस आइलैंड जो इंडोनेशिया के थे। तो इस तरह से इनका बहुत एक कंट्रीब्यूशन रहा है कॉर्नेलिस डे हॉटमैन का। ये एक डच एक्सप्लोरर थे, जस्ट लाइक वास्को द गामा। उसके बाद हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। अब आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको एक कंपनी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह से पोर्तुगीज ने एक कंपनी बनाई थी, जिस तरह से उसी तरह डच ने एक कंपनी बनाई, ब्रिटिश ने एक कंपनी बनाई। ब्रिटिश की कंपनी ने तो हम पर रूल भी किया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इस तरह अलग अलग आपको कंपनीज देखने मिलती है। यहाँ पे देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। मार्च 1602 की बात है जब हॉलैंड में एक कंपनी बनाई जिसको नाम दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन हॉलैंड इन द ईयर 1602। और कंपनी तो कंपनी बनाई गई, इनको कुछ पावर्स दिए गए। जैसे ये कंपनी वॉर भी कर सकती थी, वो वॉर डिक्लेयर कर सकती थी और ट्रीटीज साइन कर सकती थी। देखिए सबसे पहले वॉर होता है, वॉर के बाद ट्रीटी होती है, ये एक स्टेजेस चलती है। उसके बाद यहाँ पे वो कॉन्कर कर सकती थी कोई भी टेरिटरी जो उसको लगता है, वो फोर्टिफिकेशन कर सकती थी, वो फोर्ट्स बना सकती थी। ओके, इस तरह से उनको काफी सारे राइट्स पावर्स दिए गए, उस कंपनी को काफी सारे राइट्स दिए गए, तो वो ट्रेडिंग के साथ साथ इतने सारे काम भी कर सकती थी। इस तरह से वो कंपनी बनाई गई थी, जो कि बनाई गई थी हॉलैंड में, और उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो थे कॉर्नेलिस डे हॉटमैन, उन्होंने ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी इसके पहले ही एक्सप्लोर किया था ये सी रूट, और ये एक्सप्लोर किया गया था 1526 में। इन्होंने जो यूरोप से इंडोनेशिया में जो ढूंढा था, इस तरह से आपको सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ 26 लिखा, शायद मुगल आने का टाइम मेरे माइंड में रह गया। तो ये 1526 नहीं 1596 था जब इन्होंने यहाँ पे सी रूट यहाँ एक्सप्लोर किया था, एक नया सी रूट जो कि इंडोनेशिया सुमत्रन आइलैंड्स में जाता था। ये वैसे ज़्यादा साल जिए भी नहीं है, 34 ईयर्स के एज तक जी पाए, और इन्होंने उसमें बहुत सारा अच्छा एक्सप्लोर करके दिया था। डच को काफ़ी ये चीज़ें बेनिफिशियल रही। ओके, इसके बाद हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी जब देखा तो हमको ये मेनली देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इनका सेटलमेंट इंडिया में कहाँ कहाँ था। ये करते वक्त आपको आपके पास ब्लैंक मैप्स रखने हैं। हर बार याद रखिएगा आपको अपने साथ कैरी करने हैं ब्लैंक मैप्स। तो ब्लैंक मैप्स आप कैरी करते रहेंगे, और जैसे कि मैंने पोर्तुगीज के कुछ सेटलमेंट बताए वो भी आपको ब्लैंक मैप पे मार्क करना है। मैं आपको अभी मार्क करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हो सके तो आप लोग उसे मार्क कीजिए, उसकी फोटो लीजिए इफ पॉसिबल, तो वो
आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहे मुझे सेंड कर, फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं उसकी फ़ोटो लेके। सो यहाँ पे आप ब्लैंक मैप पे ये चीज़ें मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे हुए। जो सेटलमेंट्स थी इनकी, तो ये लोगों ने कहाँ-कहाँ पे फैक्ट्रीज़ ओपन की। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ का मीनिंग क्या होता है हिस्ट्री में? तो देखिए, फैक्ट्री का मीनिंग होता है, ये वो फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे शूज़ बनाए जाते हैं, यहाँ पे या फिर जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। ये वो फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ से ट्रेडिंग चलती है। तो सामान लाके वहाँ पे रखा जाता है, गुड्स वहाँ रखे जाते हैं और वहाँ से ट्रेडिंग की जाती है, उसको कहा जाता है फैक्ट्री। तो यह जो फैक्ट्रीज़ थी, ये कहाँ-कहाँ आपको देखने मिलती है? तो सबसे पहले 1605 की बात है, इन्होंने मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपना सेटलमेंट किया। उसके बाद ये आते हैं, सबसे फर्स्ट सेटलमेंट जो इनका रहा, वो 1605 में मसूलीपट्टनम नाम की जो जगह है, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, ये है आंध्र प्रदेश में, यहाँ की गई। सेकंड सेटलमेंट इन्होंने पुलिकट में की थी, जो कि तमिलनाडु में आता है। पुलिकट इन तमिलनाडु, यहाँ पे सेकंड सेटलमेंट की गई। उसके बाद 1616 में इन्होंने सूरत, जो कि गुजरात में आता है, यहाँ अगली सेटलमेंट की गई। 1641 में भीमिलीपट्टनम, जो कि आता है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे अगली सेटलमेंट की गई। उसके बाद 1645 में करियाकल है, जो कि पौंडीचेरी या फिर आज उसको पुदुचेरी कहा जाता है, वहाँ आता है। 1653 में चिनसुरा नाम की जो जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ इन्होंने सेटलमेंट की। 1658 में इन्होंने 5 जगह पे सेटलमेंट की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कासिम बाजार, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, बारानगर, ये भी वेस्ट बंगाल में आएगा, पटना जो कि बिहार में आता है आज, उस टाइम पे ये बंगाल में आता था। यहाँ उस टाइम वेस्ट बंगाल नहीं था, उस टाइम बंगाल था, जिसमें ये सब चीज़ें, ये सब जगह आती थी। बालासोर इवन बंगाल में आता था, बट आज बालासोर ये ओडिशा में आता है। सो बालासोर हो गया ओडिशा में, नागपट्टनम हो गया तमिलनाडु में, सो ये मद्रास में आता था। इस तरह से ये भी मद्रास मद्रास, जहाँ आंध्र प्रदेश लिखा है वो सब मद्रास, तमिलनाडु मद्रास, वेस्ट बंगाल बंगाल, यहाँ पे बिहार जो ओडिशा लिखा है, ये सब बंगाल वाली जगह है उस टाइम की। बट आज के मैप में जब आप इनको स्टडी करेंगे, तो ये आपको, यहाँ मैंने प्रेजेंट डे के मैप के हिसाब से यहाँ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ये मैप पे मार्क करना है अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत। ओके, तो उसके बाद 1663 में इन्होंने एक और जगह सेटलमेंट की, जो कि केरला में रही, और उस जगह का नाम है कोची। कोची में इन्होंने सेटलमेंट की, काफ़ी सारे सेटलमेंट इन्होंने किए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जितने सेटलमेंट है, ये बहुत सारे उस हमको दिख रहे हैं, बट उस मुकाबले बहुत सारे नहीं है जितने अदर यूरोपियंस के थे। और इन्होंने उतना व्यापार, उतना ट्रेड बहुत जोर से नहीं चलाया जितना बाकी यूरोपियंस चला रहे थे, क्योंकि अब मैंने जैसे कि आपको बताया, इनका मेन जो टारगेट था, इट वाज नॉट इंडिया। इनका मेन टारगेट was जावा, सुमात्रा, इंडोनेशियन आइलैंड्स एंड अदर स्पाइस आइलैंड्स। ये स्पाइस के जो ट्रेड थे, उनके ऊपर अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे वर्ल्ड में। अब जो स्पाइसेस होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस तरह से आप फॉरेन जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे जब बर्फ पड़ती है, विंटर सीजन होता है, तो यहाँ पे प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड जो स्पाइसेस होता है, जो वो बहुत अच्छे एक प्रिजर्वर का काम करते हैं। उनको मैरिनेट करके रखा जाता है, मीट जो होता है उसके ऊपर। सो इस तरह से आपके लिए खाना प्रिजर्व करने का भी काम होता था, तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी थी यूरोप में। सो ये चीज़ें, आप ठंडी के टाइम पे बर्फ गिरती है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपने प्रिजर्व करके रखा है, आप उसको खा रहे हैं, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो स्पाइस का एक अलग ही महत्व, अलग ही इंपॉर्टेंस था। ऊपर से ये लाजवाब बनाता है, खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है, तो ये भी चीज़ें बहुत अच्छी होती है स्पाइस की। तो ये इसके ऊपर ये अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में। जो डच थे, उन्होंने कैप्चर किया था मलय और इंडोनेशिया आइलैंड्स को पोर्तुगीज के पास ये आइलैंड हुआ करते थे, मलय और इंडोनेशियन आइलैंड्स, जिसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, उनसे उन पर अटैक किया और ये कैप्चर कर लिए गए। 1668 में इन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले श्रीलंका को जब ब्रिटिश उस पर रूल करते थे, तो श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था। श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था जब उस पर ब्रिटिश लोग रूल करते थे। सो सेलोन नाम से जानते हैं। म्यांमार को उस टाइम पे बर्मा कहा जाता था। इस तरह से अलग अलग नाम है जो ब्रिटिश रूल करते थे उन जगह का। सो सेलोन ये श्रीलंका का नाम है उस टाइम पे। तो इन्होंने 1668 में श्रीलंका कॉन्कर कर लिया, श्रीलंका पे इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने रिप्लेस किया था पोर्तुगीज को एज अ पावर इन ईस्ट। ईस्ट में पोर्तुगीज, ये लोग आने के पहले पोर्तुगीज, जैसे कि मैंने आपको कहा है सीक्वेंस PDEF, PDEF के चलते पोर्तुगीज के बाद ये तुरंत आए थे। पोर्तुगीज के बाद जब ये डच लोग आए थे, तो डच लोगों ने पोर्तुगीज की जो पावर थी उसको थोड़ा कम कर दिया था। इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे सेटलमेंट दिखाया था ईस्ट में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ईस्ट की बात कर रहा हूँ। इन लोगों के यहाँ से, यूरोप से आने वाले लोगों के लिए श्रीलंका से लेकर हर चीज ईस्ट में ही आती है। सो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अपना पावर बनाया था। उसके बाद आपको बता दूं कि ये लोग यहाँ क्यों नहीं ज्यादा दिन रह पाए। तो सबसे पहले 60-70 ईयर्स कॉम्पिटिशन चली बिटवीन इंग्लिश एंड डच। कॉम्पिटिशन काफी अच्छी थी, ट्रेड को लेके कॉम्पिटिशन थी।
धीरे धीरे जो डच थे ये डिक्लाइन होने लगे। और मेनली अगर आप देखेंगे तो 1659 की बात है, अच्छे से याद रखिएगा। इन ईयर 1659 जो ब्रिटिश थे दे डिफीटेड डच इन बैटल ऑफ बेदारा। सो यहाँ पे उन्होंने बेदारा नाम का एक जगह है, वहां पे ये बैटल हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड डच, और इसमें हार हुई डच लोगों की, और इस तरह ये इंडिया में ज्यादा दिन नहीं रह पाए। सो डच के लिए इतना ही। बट आपको मैं इतना बता दूं कि ये जो डच लोग थे ये अपना जो वर्चस्व बनाना चाहते थे, जो डोमिनेंस बनाना चाहते थे, वो स्पाइस आइलैंड्स पे बनाना चाहते थे। तो इनको बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा पहले से ही यहाँ आपके ट्रेडिंग्स में इंडिया के साथ और ये सब। बट रहा है, इंडिया में कोई भी जो फॉरेनर होगा, उनको फॉरेनर कहने से अच्छा यूरोपियंस थे उस टाइम पे, उनको ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए यहाँ पे ये लोग हाँ, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि बेदारा ये जगह कहाँ पे है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, हुगली के पास है, बट आपको स्टेट का नाम लिखना है। सो आपको अभी तो पता ही चल गया होगा कहाँ है, फिर भी आप लिखिएगा। आपको इसको आप मार्क भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उसके बाद मैं आखिरी चीज बताना चाहूंगा डच को लेके, और वो है कि डच जो थे उन्होंने किस किस चीज का इस देश में ट्रेड किया, किस चीजों का उन्होंने व्यापार किया, कौन कौन से जो गुड्स से उनका व्यापार किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इंडिगो। इंडिगो को हम नील कहा जाता है, नील। जो इंडिगो होती है इसका उन्होंने ट्रेडिंग किया था, यमुना वैली से लेके जाते थे और सेंट्रल इंडिया से, और उसको यूरोप में वो सेल करते थे। उसके बाद टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल जिसको हम कपड़ा और सिल्क जो रेशम कहते हैं, वो उनका उन्होंने ट्रेड किया करते थे, वो बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट से नॉर्मली। सो कपड़ा और ये सब का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे आप जानते हो गुजरात में भी है, बंगाल में सिल्क बहुत अच्छे से पाया जाता है। तो यहाँ से वो लोग ये ज़्यादातर यहाँ से ट्रेड करते थे। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट पीटर, जिसको हम कह सकते हैं बारूद, एक तरह से जो वेपन्स में यूज़ होते हैं। ये सॉल्ट पीटर ये बिहार से लाते थे और इसका वो इस्तेमाल करते थे। इसको वो सेल करते थे यूरोप में, यहाँ से लेके जाते थे, उसका व्यापार करते थे। ओपियम और राइस, ओपियम यानी अफीम, ये एक नशीला पदार्थ है जो कि उस टाइम पे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा एक फेमस था। तो इसका भी ये व्यापार करते थे, अफीम जिसको ओपियम कहा जाता है, और राइस का, ये ज़्यादातर गंगा वैली से आता था। तो इतने चीज़ों का डच ने व्यापार किया। डच की हार हो गई थी बट 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में, और यहाँ से डच का डिक्लाइन शुरू हुआ। सो यहाँ पे डच जो थे इनके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी चीज़ें याद रखनी है। बस इतना याद रखिएगा कि आपको ये सब पॉइंट्स जो है ये जितने भी जगह है ये सब आपको मैप पे मार्क करते हुए चलना है। सो this is about the second lecture from modern Indian history in which we have discussed the सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके व्यूज़ होते हैं बट लाइक थोड़े कम होते हैं, तो लाइक ज़्यादा करें ताकि मैं और अच्छे से रोज़ 2 वीडियो डाल सकूँ। आप अगर चाहते हैं मैं रोज़ 2 वीडियो डालूँ तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो मैं 2-3 वीडियोस भी डाल सकता हूँ डेली। सो यहाँ पे आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ साथ आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पेजेस लिखे हैं, श्रेयस बढ़िया एंड श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बढ़िया द पीस लवर। यस, आई एम द पीस लवर। मैं पीस बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उसके साथ साथ आप मुझे मेल करना चाहें तो आप shreyasbadiya@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।